बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। सबसे पहले आज की अहम खबरें और चंद अहम सवालात। इमरान खान ने एक बड़ा फैसला किया, इस फैसले के बाद पार्टी के अंदर क्या तब्दीलियां होंगी इसकी मुकम्मल तफसील मैं आपके सामने रखूंगा। और आज मखसूस नशिस्तों के केस में जस्टिस मुनीब अख्तर ने लूज बॉल पर छक्का मारा और जो बाउंसर अपनी तरफ से काजी साहब ने करवाया था इसका किस तरह से जवाब दिया गया जस्टिस मुनीब अख्तर की तरफ से। व्यूअर्स, इसका हाल अहवाल भी मैं आपके सामने रखूंगा। और फिर चीफ जस्टिस जिस इम्तिहान में आज वो दोबारा बैठे फेल हो गए हैं और चीफ जस्टिस ने लाइव झूठ बोला है पाकिस्तान की आवाम के साथ। इस झूठ पर उन्हें किस किस्म की शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा इसका हाल अहवाल भी मैं आपके सामने रखूंगा। और फिर गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी, अदालत ने क्या हुक्म जारी किया और आखिर में इलेक्शन कमीशन फारिग हो गया है। ये माजरा क्या है इसकी मुकम्मल तफसील भी शामिल करेंगे आज की इस नशिस्त के अंदर। लेकिन व्यूअर्स, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, समाअत के शुरू में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से ये सवाल किया गया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का डिक्लेरेशन और सर्टिफिकेट देने के बावजूद उन उम्मीदवारों को आज़ाद क्यों और कैसे करार दिया गया। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि कानून वाज़ेह है कि अगर पार्टी का सर्टिफिकेट लगा हो तो वो पार्टी का उम्मीदवार होगा, वरना आज़ाद उम्मीदवार तस्वर किया जाएगा। और पीटीआई उम्मीदवारों ने पार्टी सर्टिफिकेट लगाया। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस याहिया अफरीदी ने भी यही सवाल पूछा व्यूअर्स कि जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का डिक्लेरेशन और पार्टी सर्टिफिकेट दिया उनको आपने आज़ाद कैसे डिक्लेयर कर दिया। इलेक्शन कमीशन के वकील ने यह सवाल उठाया और उन्होंने कहा कि सरकार, आप और मैं यानी इलेक्शन कमीशन का वकील ये कहता है कि हम एक पेज पर हैं। इस पर उन्हें शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा जब जस्टिस जमाल मंदोखेल ने इस बात का जवाब दिया कि जनाब आप ये पेज फाड़ दें, हम एक पेज पर नहीं होना चाहते। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने अहम सवाल पूछा है जी साहबजादा हामिद रजा से। कागजात नामजदगी में लिखा कि वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की तरफ से इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो 30 दिसंबर को आरओ ने उनके वो कागजात नामजदगी कबूल कर लिए। इलेक्शन कमीशन ने साहबजादा हामिद रजा को आज़ाद उम्मीदवार करार देने से पहले उनसे वजाहत तलब की थी या इलेक्शन कमीशन ने खुद ही ये अखज़ कर लिया और उनको आज़ाद डिक्लेयर कर दिया गया। इस सवाल का भी इलेक्शन कमीशन के वकील के पास कोई जवाब नहीं था। मुझे ऐसा लगता है व्यूअर्स कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के वकील को सिर्फ इसलिए भेजा गया कि वो सवालात सुनकर आए और फिर उन सवालात की रोशनी में ये जवाब तैयार करेंगे, अपनी तैयारी करेंगे और फिर अपने मनपसंद जजेस या फिर वो फोर्सेस जो अदालत के ऊपर असरअंदाज होती है उनके सामने ये मुद्दा उठाकर अदालत की कार्रवाई पर असरअंदाज होने की कोशिश की जाएगी। अब व्यूअर्स, चीफ जस्टिस का मुकाबला है जस्टिस मुनीब अख्तर से और मैं आपको बार बार ये बता रहा हूँ कि काजी साहब इम्तिहान में बैठते हैं और बार बार वो फेल हो रहे हैं और जितनी दफ़ा आप रीसिटिंग ये करेंगे आपको हार का और फेलियर का सामना करना पड़ेगा। काजी साहब ने जी भरी अदालत में झूठ बोला और जब से ये केस शुरू हुआ है ना वो बार बार इंसिस्ट कर रहे हैं कि यार आप इलेक्शन करवाएं, आपने इलेक्शन क्यों नहीं करवाए। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवा लेती तो आज हालात यहाँ पे ना होते। और वो अपने फैसले पर मोहर बार बार लगा रहे हैं। सरकार, मोहर एक दफ़ा ही लगती है, अब वो सही है गलत है, आपके बार बार मोहर लगाने से ये फैसला पक्का नहीं होगा बल्कि इसमें लूप होल्स वाजे हो रहे हैं। और पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के बाकी जजेस जो आपसे नाराज हैं और आप जिस मखसूस नशिस्तों के फैसले के बेनिफिशरी बनना चाहते हैं, अब ये नहीं होगा। और काजी साहब ने क्या झूठ बोला। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं करवाए थे, जिस पर जस्टिस मुनीब ने रिमार्क्स दिए कि पीटीआई ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराए थे, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने कहा कि ठीक नहीं हुए। पेशावर हाई कोर्ट ने कहा कि ठीक हुए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मामला आया तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ दुरुस्त है और बल्ला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से छीन लिया गया। फिर जस्टिस मुनीब ये भी कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन का फैसला जब सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा तो इसके बाद इस तरह की बात करना कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन करा लेते तो पार्टी के तौर पर इलेक्शन लड़ सकते थे, ये कहना नामुनासिब है। और व्यूअर्स, इसके अंदर जो पार्टी ने दोबारा इलेक्शन करवाए उसका जिक्र नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जब अपना फैसला दिया उसके बाद भी एक इलेक्शन करवाए गए जिसे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की एक फाइनेंशियल कमेटी थी जिसके हवाले कर दिया गया और आज तक उसके ऊपर फैसला भी नहीं हुआ। और बार बार अकबर एस बाबर के जरिए तहरीक इंसाफ के जो इंतखाबात हैं उसे कंट्रोवर्शियल बनाया जा रहा है। आप कर लें, आपके पास इख्तियार है, आपके पास पावर है, आपके पास जजेस है, आपने इंसाफ के निज़ाम को अपनी बांदी बनाकर रखा हुआ है, आप कर लें। लेकिन याद रखिएगा कल को यही सवाल नून लीग के इंट्रा पार्टी इलेक्शन पे भी उठेगा जी,
फिर इसके साथ साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इंतखाबात के ऊपर भी ये सवाल उठेगा और दीगर जमातें जिनको आप प्रॉक्सी जमातें कह सकते हैं पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की, उन तमाम जमातों पर ये सवाल उठेगा और फिर आपके पास जवाब नहीं होगा। फिर आपको पता लगेगा कि निज़ाम को सिर्फ आप ही इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये जो रिवाज और रीत आपने कायम कर दी है ना, अब आपको इसी तरह का सामना होगा आने वाले दिनों के अंदर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, क्योंकि ये सवाल आपके साथ भी किया जा सकता है। जस्टिस अतर मिल्ला वो क्या कहते हैं व्यूअर्स, वो ये कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन ने अपनी आईनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं की। इलेक्शन कमीशन ने एक दिन लिस्टेड पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इलेक्शन से बाहर कर दिया। ये उस दिन हुआ जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंतखाबात में जा रही थी और एक साजिश के तहत तहरीक इंसाफ को, इमरान खान को एक प्लानिंग के तहत इलेक्शन से बाहर किया गया, उनकी जमात को भी बाहर किया गया। जब इन्हें पता लगा कि ग्राउंड से जो सर्वेज आ रहे हैं, तहरीक इंसाफ कहाँ पर खड़ी है, हलकों की जो उन्होंने सर्वेस करवाए, जो जायजे लिए, उससे इंडिपेंडेंट सर्वे से ये पता चला कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हराना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। अब बाप पार्टी का जो सवाल मैं आपको सुबह से बता रहा हूँ कि जस्टिस आयशा मलिक ने अब इस सवाल को उठा दिया जी, और ये डॉक्यूमेंट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के रिकॉर्ड पर रखा गया जिसमें बाप पार्टी को इलेक्शन कमीशन की तरफ से मखसूस नशिस्तें मिलती हैं। क्या नज़ीर थी, क्या कानून था, किस आइन के तहत ये सब कुछ किया गया, इस सवाल का जवाब इलेक्शन कमीशन के पास नहीं है। लेकिन जस्टिस आयशा मलिक ने बाप पार्टी को मखसूस नशिस्तें देने का सवाल उठा दिया है और जस्टिस आयशा ने यह भी कहा कि इलेक्शन कमीशन ने इतने बड़े फैसले करने से पहले कोई मीटिंग क्यों नहीं की, तहरीरी फैसले क्यों नहीं किए, माजी में बाप पार्टी को दी गई नशिस्तों से मुख्तलिफ फैसला किया गया तो इसकी वजूहात क्यों पेश नहीं की गई। इलेक्शन कमीशन के वकील इस सवाल के जवाब में भी खामोश थे क्योंकि उनके पास इस सवाल का भी जवाब नहीं था। व्यूअर्स, अब तक की समात से लग ये रहा है कि इलेक्शन कमीशन वकील बेबस है, दलील नहीं है। वकील ज़रूर है इलेक्शन कमीशन के पास लेकिन दलील नहीं है। उनके पास कोई जवाब नहीं है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आज़ाद डिक्लेयर क्यों किया गया, साहबजादा हामिद रज़ा को आज़ाद डिक्लेयर क्यों किया गया, बाप पार्टी को नशिस्तें मिल सकती हैं तो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को ये नशिस्तें क्यों नहीं दी जा सकती, और फिर सुप्रीम कोर्ट के फैसले की गलत तशरीह किसके कहने पर की गई, और इसकी इस गलती और इस गलत तशरीह का जो नुकसान पाकिस्तान की जमहूरियत को हुआ, ऐसे इलेक्शन कमीशन को फौरी तौर पर अपनी कुर्सी को छोड़ देना चाहिए और उसके खिलाफ जो जमहूरियत के साथ बगावत करने का ये जो मुकदमा है दर्ज किया जाए, क्योंकि ये बगावत है पाकिस्तान की जमहूरियत के साथ। और वो लोग कहते हैं ना कि ये सिर्फ वतन अजीज़ के साथ बगावत करते हैं साइफर वाले, अरे भाई जो असल बगावत हुई, जो असल आइन तोड़ा गया, आइन शिकनी की गई, वो एक आइनी इदारे के सरबराह ने यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने की। और इलेक्शन कमीशन की बजाय चीफ जस्टिस इलेक्शन कमीशन को बार बार आपको इस अदालत में रेस्क्यू करते हुए नजर आएंगे। और आपको ये भी खबर दे दें कि अली अमीन गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए हैं। ये 9 मई का मुकदमा है, यानी 9 मई के हवाले से जो मुकदमा दर्ज किए गए जिसमें खान साहब भी हैं। इस्लामाबाद के इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज हैं ताहिर अब्बास सपरा साहब, वो इसकी समाअत कर रहे हैं और ताहिर मुगल और अली अमीन गंडापुर की तरफ से हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त दायर की गई, जिस पर उन्होंने रिमार्क्स दिए कि किसी की भी हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त को कबूल नहीं किया जाएगा। ये कोई वजह नहीं। उन्होंने ये भी कहा कि मैं शहर से बाहर हूँ तो पेश नहीं हो सकता। हाजिरी पूरी ना होना मुल्जिमान पर है या कोर्ट पर। तमाम गैर ज़रूरी जो आप दरख्वास्तें लेकर आते हैं, अब इस पर हम आपको रिलीफ नहीं दे सकते और तमाम गैर हाजिर मुल्जिमान के वारंट गिरफ्तारी जारी होंगे। अगली पेशी पर तमाम मुल्जिमान की हाजिरी यकीनी हो। जो मुल्जिम 8 तारीख को नहीं आएंगे उनको इश्तिहारी करार दूंगा और अदालती मफरूर को इश्तिहारी करार देने के लिए 3 दिन ज़रूरी नहीं है। मैंने इन केसेस को अंजाम तक पहुंचाना है, आपका ही इसमें फ़ायदा होगा। अगर केसेस में जान हुई तो चलेंगे वरना फारिग हो जाएंगे। और अदालत ने दोनों मुकदमात की समाअत अब 8 जुलाई तक मुलतवी कर दी है। 8 जुलाई के बाद समाअत रोज़ाना की बुनियाद पर होगी। अदालत ने इमरान खान की वीडियो लिंक पेशी से मुतल्लिक सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल से तहरीरी जवाब भी तलब कर लिया है और इमरान खान की पेशी ना पहले हुई और ना अब होगी। व्यूअर्स, सुप्रीम कोर्ट में तस्वीर बाहर आ जाए तो एक तूफ़ान बरपा हो जाता है, इंक्वायरियाँ लगती हैं, लोगों को नौकरी से फारिग कर दिया जाता है। और अब जो झैली अदालतों में किसी की तस्वीर अगर बाहर आ गई जहाँ पर ये आना आसान होता है तो फिर मेरा ख्याल है कि एक इनकलाब आ जाएगा। और क्या जज साहब इस इनकलाब के लिए तैयार हैं या नहीं तैयार। मैं भी आपको ये भी खबर दे दूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के जी कुछ तहफ़्फ़ुज़ात सामने आए और ये तहफ़्फ़ुज़ात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मरकज़ी क़यादत है उसके हवाले से हैं।
اور جن لوگوں نے قربانیاں دی اب وہ کھل کر بول رہے ہیں۔ شوکت یوسفزئی کہتے ہیں کہ تمام لیڈرز بھی پارٹی سے چلے جائیں تو بھی پارٹی نہیں ٹوٹے گی، پارٹی میں سینئر رہنماؤں کو نظر انداز کیا جا رہا ہے، سینئر لوگوں کو بھی عمران خان سے ملنے نہیں دیا جاتا۔ عمر ایوب نے یہ بھی کہا کہ اپوزیشن لیڈر کا کردار ادا کروں گا۔ عمر ایوب نے اس لیے جنرل سیکریٹری کا عہدہ چھوڑا، جب پارٹی بڑی ہوتی ہے تو اختلافات بھی بڑے ہوتے ہیں۔ اور پھر ایک بات انہوں نے اور بھی کہی ہے کہ فواد چودھری اور عمران خان اسماعیل بہت سمجھ بوجھ رکھنے والی شخصیات تھی، مشکل وقت میں جن کو سمجھ نہیں تھی انہوں نے تکلیف برداشت کی۔ آپ اگر ماضی میں تحریک انصاف کے بیانی کو دیکھیں نا تو فواد چودھری صاحب ان لوگوں میں شامل تھے جو خان صاحب کے بہت قریب تھے، اور وہ بیانیہ بنانے کے ماہر تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ تحریک انصاف کی اصل ویلیو کیا ہے، بیانیہ کیسے بنانا ہے، جو آپ کی دیگر جماعتیں ہیں ان کو کس طرح انگیج کیا جائے، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے کیسے بات کرنی ہے۔ یہ وہ لوگ تھے جو سمجھ بوجھ رکھتے تھے، پاکستان تحریک انصاف کو مشکل وقت میں چھوڑ کر چلے گئے، اور جنہیں آپ نے یعنی بیک بینچرز نے پارٹی کو سنبھالا دیا اور تکلیفیں برداشت کر کے وہ آج بھی پارٹی کے ساتھ کھڑے ہیں۔ دوبارہ حالات نارمل ہو گئے ہیں، یہ قابل ترین لوگ پھر سامنے آ رہے ہیں۔ اب جو لوگ کھڑے ہیں انہیں بہت ہمت سے کام لینا پڑے گا۔ میں ویورز آپ کو ایک خبر اور بھی دے دیتا ہوں، کیونکہ معاملات شاید کچھ لوگوں کے لیے ان کی کوشش ہے، آپ کوشش کر سکتے ہیں، یہ آپ کا حق ہے، لیکن جو سب سے اہم سوال تھا کہ فواد چودھری صاحب نا کافی دنوں سے بار بار یہ بیانیاں بنانے کی کوشش کر رہے تھے۔ خان صاحب نے انہیں کہا کہ آپ پارٹی سے دور ہو جائیں، اور اگر آپ پر ظلم ہو رہا ہے، آپ پہ تشدد کیا جا رہا ہے، تو اب آپ کو پارٹی کے اندر نہیں رہنا، آپ چلے جائیں اور ہم پارٹی کو دیکھ لیں گے۔ یہ فواد چودھری صاحب کے الفاظ ہیں۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ فواد چودھری کو ہی عمران خان نے کیوں کہا، اور باقی جو ان کی خواتین تھی جماعت کی ان کو آپ نے قربانی پہ لگا دیا، یہ بات کچھ ہضم نہیں ہوئی، اور فواد چودھری صاحب جان کر ایک ایسا بیانیہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اب ویورز جو خبر آ رہی ہے جیل سے خان صاحب کے حوالے سے، عمران خان نے پارٹی چھوڑنے والے رہنماؤں کی واپسی کے حوالے سے ایک بڑا فیصلہ کیا ہے، اور جن لوگوں نے پارٹی کو خیر بات کہا، پریشر میں آ کر پریس کانفرنسز کی، اب ان کی پریشر جو ڈال رہے ہیں پارٹی میں واپسی کا، اس کو برداشت نہیں کیا جائے گا اور ان کی واپسی کو روک دیا گیا ہے۔ خبر کے مطابق ویورز پی ٹی آئی کی ہدایت پر، عمران خان کی ہدایت پر قائم 7 رکنی کمیٹی پارٹی چھوڑنے والے رہنماؤں کی واپسی کا فیصلہ کرے گی۔ اس کمیٹی کی سربراہی شاہ محمود قریشی کریں گے، جبکہ کمیٹی میں اسد کیسر ہیں حامد خان ہیں، شہریار افریدی ہیں، بیرسٹر گوہر ہے اور شبلی فراز اس میں شامل ہیں، جو یہ فیصلہ کریں گے کہ فواد چودھری صاحب کو واپس لینا ہے یا نہیں لینا۔ اس سے پہلے مجھے یاد ہے کہ جب یہ سوال بیرسٹر گوہر سے کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ فواد چودھری کی واپسی کے حوالے سے کوئی بھی فیصلہ اگر ہوگا تو عمران خان خود کریں گے، اور اس حوالے سے ہم کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے۔ اب ویورز ذرائع یہ بھی بتاتے ہیں کہ شاندانہ گلزار کو بھی کمیٹی میں شامل کیا گیا ہے، اور وہ خواتین کے کیسز اور ان کے پارٹی چھوڑنے کی وجوہات پر رپورٹ دیں گی، جس کے بعد کمیٹی حتمی ناموں کی فہرست عمران خان کو بھیجے گی جو حتمی فیصلہ کریں گے۔ یعنی اب ہو یہ رہا ہے کہ اگر آپ کی شاندانہ گلزار سے اچھی ہے اور آپ ان کے کیمپ سے تعلق رکھتے ہیں تو آپ گڈ بکس پہ ہوں گے اوبویسلی، اور جو رپورٹ عمران خان کے سامنے رکھی جائے گی کہ انہوں نے پارٹی کو کیوں چھوڑا، کیا وجوہات تھی، کیا سرکمسٹانسز تھی۔ دیکھیں جی، رپورٹ جو بھی پیش ہو، پاکستان کی عوام بھی جانتی ہے کہ جو پارٹی کے ساتھ کھڑا رہا وہ آج جیل کے اندر ہے۔ اعجاز چودھری سینیٹر، ٹھیک ہے جی، محمود الرشید، یاسمین راشد، اور اس کے ساتھ ساتھ اتنے سارے لوگ ہیں یار، عالیہ حمزہ، جو پارٹی کے ساتھ کھڑے ہیں، پارٹی کے ساتھ کھڑے تھے اور پارٹی کے ساتھ ہی کھڑے ہوں گے۔ انہوں نے پارٹی کو نہیں چھوڑا، کیا وجہ تھی کہ یہ بھی چھوڑ کے چلے جاتے؟ لوگوں نے اس پوزیشن کو استعمال کیا اور ان کی اس پوزیشن کو استعمال کروایا گیا۔ مشکل وقت آیا، آپ پارٹی کو خیر بات کہہ دیں۔ اب یہ جو لاہور کے 2 میاں بیوی ہیں چیمہ فیملی، تو انہوں نے کیا کیا، وہ پارٹی کو چھوڑ کے چلے گئے۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ جو ان کی مسز تھی لاہور سے، جب ان کا ٹاکرا ہوتا ہے علیمہ خان سے، تو انہوں نے کہا کہ آپ نے پارٹی کو جب ضرورت تھی تو آپ بھاگ گئی، اور یہ وہی خاتون ہیں جن کے فون سے عمران خان نے بات کی اور بعد میں ان کی آڈیو ریلیز ہو گئی تھی۔ جب عمران خان کو ریسٹ ہاؤس میں امرتا بندیال نے بھیجنے کے لیے کہا تھا تو ان کی آڈیو ریلیز کی گئی، سرویلنس تھی، اور آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ اس ملک کے اندر ایک وقت میں 40 لاکھ لوگوں کے فون اور ایس ایم ایس جو ہیں ان تک ایکسیس حاصل کیا جا سکتا ہے جب آپ کے فون ٹیپ ہو رہے ہوں، اور جن لوگوں کو ٹارگٹ آپ کر رہے ہوں اور وہ باتیں باہر آ رہی ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں۔ تو آپ کی سیکیورٹی، آپ کی جو پرائیویٹ لائف ہے وہ بری طرح متاثر بھی ہوگی، اور پھر طاقتوں کو فیصلے کرنے میں آسانی ہوتی ہے۔ تو اسی لیے یہ دونوں خبریں آپ کو
اس تناظر میں بھی دیکھنی چاہیے کہ عمران خان کی آڈیو ریلیز ہوتی ہے اور دوسری طرف سے عمران خان کو گندا کرنے کے لیے سیاسی طور پر آپ نے کیا کیا، عمران خان کی پرائم منسٹر ہاؤس کی آڈیوز بھی ریلیز کروا دی، اور اب پتہ یہ چلا کہ یہ کون کر رہا تھا۔ یہ جی ایک ایجنسی ہے جس کا نام نہیں لیا گیا، اور بابر ستار صاحب کے فیصلے میں یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ لکھی گئی ہیں۔ جی شو تھا آج کا ہمارا، اپنے کمنٹس بھیجیے گا۔ اگلی ویڈیو میں مخصوص نشستوں کے کیس پر 12 سوالات ہیں جو عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کو کس طرح وکٹوریس قرار دے رہے ہیں، اس پر تفصیل سے بات ہوگی۔ اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔